हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कीटोकोनाजोल ड्रग के बारे में और जानेंगे उसके डिटेल ये वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, उसके वर्किंग वगैरह क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बेसिक यूज़। तो डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे हम कीटोकोनाजोल ड्रग की ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे ये मेडिसिन के बारे में डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए कीटोकोनाजोल मेडिसिन के बारे में अच्छे से। तो कीटोकोनाजोल क्या है, तो वो एंटी फंगल मेडिकेशन उसको कही जाती है और बहुत सारे नंबर ऑफ फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कि कीटोकोनाजोल एंटी फंगल मेडिकेशन जो है वो कही जाती है। तो बहुत सारे जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम कीटोकोनाजोल को यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एजोल डेरिवेटिव कि जो हम उसकी केमिस्ट्री देखें तो एजोल डेरिवेटिव और इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग एंटी फंगल मेडिकेशन उसको कहा जाता है कि एंटी फंगल के कैटेगरी में वो आता है और उसके अंदर एजोल डेरिवेटिव उसको कहा जाता है और जो बेसिक फंक्शनल रिंग उसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज़ ए इमिडाजोल। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट बन सकता है। And it is the first orally effective broad spectrum antifungal drug useful for both dermatophytosis and deep mycosis type of fungal infection। कि जो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो सभी को ट्रीट करने के लिए फ्लूकोनाजोल की तरह ही ये कीटोकोनाजोल यूज़ किया जाता है। एंड फर्स्ट ओरली इफेक्टिव कहा जाता है उसको, फर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लूकोनाजोल को सीखा था और फ्लूकोनाजोल भी अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। सेम लाइक दैट कीटोकोनाजोल भी एंटी फंगल मेडिकेशन है, एजोल डेरिवेटिव इमिडाजोल कंटेनिंग ये मेडिकेशन है। तो कीटोकोनाजोल के अलग अलग डोजेस फॉर्म कौन से हैं वो आप सबसे पहले समझ लीजिए। तो कीटोकोनाजोल का टैबलेट डोजेस फॉर्म अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं 200 मिलीग्राम की, 200 मिलीग्राम का ये टैबलेट आता है। उसके बाद कीटोकोनाजोल के टॉपिकल क्रीम्स भी अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 2%, कि 2% वेट बाय वेट वाला ये क्रीम रहता है कीटोकोनाजोल का कि जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर। फिर उसका मेडिकेटेड शैम्पू भी आता है कि ये देखो कीटोकोनाजोल शैम्पू। तो इवन आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिकल शैम्पूज़ के ब्रांड मिल जाएंगे कि जो कीटोकोनाजोल वाले मेडिकेटेड शैम्पू के कैटेगराइज होते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहते हैं। कीटोकोनाजोल का सोप भी अवेलेबल होता है कि जो स्किन डिसीज़ वाले पेशेंट हैं उनको ये सोप प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इससे वो अच्छे से बाथिंग करते हैं। इसके अलावा कीटोकोनाजोल का लोशन भी अवेलेबल होता है कि जैसे आप क्रीम अप्लाई करते हैं, बॉडी लोशन से अप्लाई करते हैं, उस तरह से कीटोकोनाजोल वाला लोशन भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एंड कीटोकोनाजोल के लोशन की जो कुछ शैम्पू के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये है उसके अलग अलग मार्केटेड फॉर्मुलेशंस और डोजेस फॉर्म कह सकते हैं कि उसके लिक्विड डोजेस फॉर्म भी अवेलेबल है एज वेल एज सेमी सॉलिड टाइप डोजेस फॉर्म एंड ऑल्सो द सॉलिड डोजेस फॉर्म के सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट हो गई उसकी, एज वेल एज कीटोकोनाजोल का सोप अवेलेबल है, क्रीम अवेलेबल है, शैम्पू, लोशंस एंड ऑल्सो अ सोप। तो ये हो गए उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म। अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़ को अच्छे से। तो ये वाले जो 6 यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है ये 6 उसके मेन बेसिक यूज़ है। तो सभी को आप अच्छे से पॉइंट वाइज समझिए। तो जो टीनिया टाइप के जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं कि ये वाला देखो कि ये जो इस टाइप के जो रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं तो ये जो कहा जाता है ये टीनिया है। तो उसको मैं यहाँ पे नंबर 1 करता हूँ तो जिससे आपको पता चलेगा कि ये टीनिया।
उसके बाद क्यूटेनियस कैंडिडायसिस होते हैं कि जो आपके स्किन के क्यूटेनियस लेयर जो है उसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो ये देखो ये वाला, ऐसे स्किन डिसीज़ होते हैं आपके स्किन के लेयर्स के ऊपर, ऐसे पैचेस डेवलप हो जाते हैं और वो स्पेशली क्यूटेनियस जो लेयर होता है स्किन का, वहाँ पे फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। तो उसको मैं यहाँ पे नंबर 2 लिखता हूँ। फिर दूसरा जो है पिटरियासिस वेर्सिकोलर। तो ये वाला देखो कि ये जो लाइट पिगमेंटेशन जैसा हो जाता है स्किन का ये से, तो उसमें भी ये कीटोकोनाजोल जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो क्यूटेनियस कैंडिडायसिस नंबर 2 और नंबर 3 ये वाला पिटरियासिस वेर्सिकोलर। उसी तरह से जो बालों में हेयर्स के अंदर जो डैंड्रफ वगैरह होता है उसमें भी कीटोकोनाजोल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कि ये देखो ये जो डैंड्रफ्स वगैरह जो आप देख सकते हैं, अगर उसमें स्पेशली जो प्रॉब्लम होता है डैंड्रफ के साथ जो स्काल्प की जो स्किन है वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन अंदर की ओर पहुँचता है, तो उसके कारण क्या होता है कि हेयर फॉल्स वगैरह होते हैं, ईचिंग होती है, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसके लिए जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ वगैरह है वो यूज़ किए जाते हैं कि जिसके अंदर कीटोकोनाजोल रहता है। साथों साथ ऐसे जो सोप आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कीटोकोनाजोल रिलेटेड। फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस, इस टाइप का कि आपके चेहरे पे इस टाइप के ये डेवलप होते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं नंबर 5 की जिसको कहा जाता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो उसके अंदर भी ये इफेक्टिव है। एंड मोनिलियल वजाइनाइटिस कि एक टाइप का वजाइनल इन्फेक्शंस है, तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग मेन उसके 6 बेसिक यूज़ कह सकते हैं कीटोकोनाजोल के फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज़। कि कीटोकोनाजोल की ये जो 6 मेन वजह इन्फेक्शन से स्किन इन्फेक्शन और ये फंगस के कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन, इसके अंदर कीटोकोनाजोल प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब उसकी फार्माकोकाइनेटिक समझते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि मेडिकेशन किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर अपना असर छोड़ती है। तो सबसे पहले समझो कीटोकोनाजोल के अंदर तो ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज फैसिलिटेटेड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी बिकॉज इट इज़ मोर सॉल्युबल एट लोअर पीएच। कि हमारे जो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है तो वो एसिड के पीएच के अंदर इसका सॉल्युबिलिटी अच्छा है। सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। तो ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है कीटोकोनाजोल का बिकॉज वो लोअर पीएच के ऊपर काफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। उसका हिपेटिक मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव रहता है, मतलब कि जो आगे फिर उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है हमारा ये लीवर। तो ये वाला जो आप लीवर देख रहे हैं, तो लीवर से जो उसका हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्सटेंसिव रहता है। तो मेटाबोलाइट्स ऑफ कीटोकोनाजोल आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसिस। कि जो भी कीटोकोनाजोल मेटाबॉलिज्म के बाद बाकी रहता है वो उसका एक्सक्रिएशन हो जाता है यूरिन के थ्रू एंड फीसिस के थ्रू। कि जो आपका स्टूल होता है, स्टूल के साथ या फिर जो यूरिन पेशाब के साथ उसका एक्सक्रिएशन हो जाता है आपकी बॉडी में से बाहर। एंड एलिमिनेशन देखिए, उसका एलिमिनेशन ऑफ कीटोकोनाजोल इज डोज डिपेंडेंट। कि उसका जो हाफ लाइफ है T1 हाफ, मतलब कि उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो रहती है 1.5 आवर टू 6 आवर। कि 6 घंटे से लेकर 1.5 आवर जितना उसका रहता है हाफ लाइफ। तो ये था उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मेडिकेशन का। अब उसके डोजेस फॉर्म में समझे तो टैबलेट्स। तो टैबलेट्स जो है वो 200 mg के स्ट्रेंथ में यूजुअली अवेलेबल है कीटोकोनाजोल के। एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं बिकॉज जैसे आपने क्लोट्राइमाजोल का देखा तो क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट्स थे, बट यहाँ पे ये टैबलेट्स को ओरली पेशेंट जो है वो यूज़ करता है। कि ओरल डायरेक्टली टैबलेट्स जो है वो स्वेलो करेंगे। द रिकमेंडेड स्टार्टिंग डोज ऑफ द कीटोकोनाजोल टैबलेट इज सिंगल डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 200 mg 1 टैबलेट। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, किस तरह से 100 ऐसा हो सकता है, या फिर ओडी वंस अ डे, कि दिन में एक ही टैबलेट लेनी है और उसका डोजेस रहेगा 200 मिलीग्राम। कि 200 मिलीग्राम की एक ही टैबलेट पेशेंट अच्छे से लेता है
और एक ही टैबलेट यहाँ पे इनफ रहती है। बट समझो कि किसी को एक टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ता, कि 1 टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको दिन में 2 टैबलेट भी दे सकते हैं। टैबलेट्स आर ऑल्सो भी इंक्रीज टू 400 mg वंस डेली। कि अगर ये थेरापी काम नहीं कर रही है तो उस केसेस के अंदर आप 2 टैबलेट्स भी पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं दिन में। तो इस तरह से आप डोजेस उनका इंक्रीज करवा सकते हैं। बट मैक्सिमम 400 mg, उससे ज़्यादा डोज इंक्रीज करने से साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ये खास ध्यान रखना है। एंड छोटे बच्चों के लिए उसका हम डोजेस देखें तो चिल्ड्रन ओवर द 2 years ऑफ एज, 2 साल से कम को तो ये देना ही नहीं है, बट 2 साल से ऊपर की एज के जो चिल्ड्रन से उनके लिए डेली डोज रहता है 3.3 से लेकर 6.6 मिलीग्राम पर केजी। अगर समझो कि बच्चे का वेट है 20 किलोग्राम और समझो कि हम कंसिडर करते हैं उसके लिए 4 mg जितना डोज, तो वो बच्चे को आप देंगे 20 × 4 इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम जितना डोज। तो ये खास है कि बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग टू कि आप 3.3 या 6.6 से बीच में सेंटर पॉइंट चलो लेकर 4 मिलीग्राम कंसिडर करते हैं, और बच्चे का वेट है 20 किलोग्राम, तो उसके लिए 80 mg जितना जो डोजेस है वो सफिशेंट रहता है टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन। फिर बात करें उसके शैम्पू की, तो शैम्पू इज़ ए मेडिकेटेड शैम्पू डिज़ाइन टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द स्काल्प। कि जो आपका स्काल्प का रीजन है तो वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए कीटोकोनाजोल का मेडिकेटेड शैम्पू जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड यू कैन यूज़ इट इन द कंडीशंस लाइक स्टूबॉर्न डैंड्रफ, सोराइसिस, की जो सोराइसिस जैसी कंडीशन होती है स्काल्प के अंदर, एज वेल एज जो डैंड्रफ का कंडीशन है, और वो डैंड्रफ समझे कि और ज़्यादा ख़राब हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन आपके स्काल्प में के अंदर फैला है, तो उस वक्त कीटोकोनाजोल का मेडिकेटेड शैम्पू जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये देखो RX लिखा हुआ है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर आप उसको परचेस कर सकते हैं। एज वेल एज ये ओवर द काउंटर OTC भी मिल जाता है। सो शैम्पू containing ketoconazole are available both over the counter and by prescription from your doctor। कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो आपको सजेशंस देंगे टू यूज़ दिस टाइप ऑफ मेडिकेटेड शैम्पू इन केस ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस इन ए स्काल्प। अब बात आती है आगे उसके क्रीम की। तो क्रीम जो होती है वो आप समझो कि टैबलेट्स वगैरह तो लेते हैं, बट समझो कि टैबलेट से उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डायरेक्टली आप ये जो क्रीम्स होते हैं वो अफेक्टेड पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्रीम है तो ये क्रीम को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपके जो रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, कि जैसे टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस जो हम कहते हैं, टीनिया पैडिस वगैरह कहते हैं। तो टीनिया इन्फेक्शंस जो ऐसे होते हैं उसमें डायरेक्टली आप क्रीम ये अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज ये क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस जो होते हैं लोगों को, उसमें भी आप उसको दे सकते हैं। फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर भी पेशेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के ऊपर, वेर्सिकुलर में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली आपके स्किन के लेयर्स ऊपर। तो टॉपिकली ये क्रीम इफ़ेक्टिव रहती है और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग फंगल इन्फेक्शंस के अंदर कीटोकोनाजोल का ये टॉपिकल क्रीम जो है वो लगाया जाता है। तो ये हो गए उसके क्रीम। अब समझ लेते हैं उसके मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म सिंपल है कि जैसे कीटोकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल काम करता है, क्लोट्राइमाजोल काम करता है, उसी तरह से कीटोकोनाजोल जो एजोल है, इमिडाजोल कंटेनिंग एंटी फंगल ड्रग, तो उसका भी सेम काम है कि जो लेनोस्टेरोल फोल्टिन अल्फा डीमिथाइलेज है उसकी एक्टिविटी को करता है इनहिबिट। अब ये इनहिबिट होगा तो आगे जाके अर्गोस्टेरोल का जो प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो प्रॉपर प्रोसेस समझिए कि ये वाला फंगल सेल देख रहे हैं, फंगल सेल के आसपास होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन की। ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ वो आप पूरा पोर्शन देखोगे तो ये है फंगल की सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करनी है तो ज़रूरत पड़ेगी अर्गोस्टेरोल की। अर्गोस्टेरोल डेवलप करना है तो ज़रूरत पड़ेगा लेनोस्टेरोल की। लेनोस्टेरोल कैसे बनता है? तो स्क्विलिन में से बनता है। तो चलो स्क्विलिन में से तो लेनोस्टेरोल ये बन गया और उसके अंदर हेल्प किया ये स्क्विनोलिन
स्क्विनिलिन इपोक्सिडेज एंजाइम ने और लेनोस्टेरॉल बन गए, और लेनोस्टेरॉल में से लेनोस्टेरॉल फॉल्टिन अल्फा डीमिथाइलेज को यूज़ करके तैयार होता है अर्गोस्टेरॉल। बट यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है कि आपके ये जो एजोल्स मेडिकेशन से वो क्या करते हैं, ये लेनोस्टेरॉल फॉल्टिन अल्फा डीमिथाइलेज की जो एक्टिविटी है उसको कर देते हैं इनहिबिट, कि जिसके कारण क्या होगा कि इनहिबिशन इन अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, अगर ये नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस अटक जाएगा तो अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा, अर्गोस्टेरॉल नहीं होगा तो ये फंगल सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी, अगर समझो कि ये सेल मेम्ब्रेन पूरी डैमेज हो जाती है तो ये फंगल सेल क्या होगा जाएगा, उसका सेल डेथ हो जाएगी, कि बिना वो मेम्ब्रेन के सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण वो फंगल सेल की डेथ हो जाएगी। और ये मेडिकेशंस काम करते हैं एज अ फंगीसिडल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो फंगल को क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली किल कर देते। डेथ होना मतलब कि ये मेडिकेशन ने ये फंगल सेल को कम्प्लीटली किल कर दिया, जिसके कारण उसकी जो इफ़ेक्ट बनती है दैट इज़ ए फंगीसिडल एक्शन। काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लेनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल के लिए जो ये लेनोस्टेरॉल फॉल्टिन अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम है उसकी ज़रूरत है, और ये मेडिकेशंस डायरेक्टली ये एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण आगे जाके अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अर्गोस्टेरॉल का इम्पोर्टेंस इतना है कि फंगस सेल को उसकी ज़रूरत पड़ती है अपनी सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर अच्छे से डेवलप करने के लिए। अगर अर्गोस्टेरॉल ही नहीं बनता तो फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो फंगल सेल अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, किल हो जाते हैं, और ये मेडिकेशंस अपनी फंगीसिडल एक्शन वहाँ पे छोड़ते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट अब जानना जरूरी है कि कीटोकोनाजोल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, वो आप समझिए कि जो सबसे पहली जो उसकी फेमस साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ ए गायनेकोमास्टिया। अब गायनेकोमास्टिया में क्या होता है वो समझिए कि बाजू के डायग्राम में जो गायनेकोमास्टिया रिलेटेड दिखा है कि ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमास्टिया, उसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे ये उसके ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं तो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होती है उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। कि यूजुअली हमें पता है कि ब्रेस्ट की जो टिश्यूज़ होती है उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है फीमेल्स के अंदर, बट वही डेवलपमेंट समझे कि मेल के अंदर होता है तो वो कंडीशन को कहा जाता है गायनेकोमास्टिया। तो कीटोकोनाजोल की यह काफ़ी फेमस साइड इफ़ेक्ट है कि समझो कि मेल पेशेंट्स उसको एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तो आगे जाके उनके अंदर ये गायनेकोमास्टिया वाली साइड इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है, कि जिसके कारण जो उनके ब्रेस्ट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उनके अंदर। फिर मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशंस डिसऑर्डर्स देखे साइड इफ़ेक्ट के तौर पे तो अल्कोहल इंटॉलरेंस होता है, एनोरेक्सिया होता है, मतलब कि कई बार भूख कम लगना, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जो हम कहते हैं, कुछ केसेस में इंक्रीज करवाता है एपेटाइट, कुछ केसेस में एनोरेक्सिया करवाता है, हाइपरलिपिडेमिया होता है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि इंसोम्निया कि जो नींद ना आना, नर्वसनेस वगैरह होना, कुछ केसेस में एनोरेक्सिया तो कुछ केसेस के अंदर एपेटाइट बढ़ जाना, एज वेल एज नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम देखिए तो हेडेक होता है पर्सन को, डिजीनेस, पैरेस्थेसिया होता है, सोमनोलेंस जैसा होता है, फोटोफोबिया होती है आई डिसऑर्डर्स के तौर पे, कि जैसे लाइट को देख के पेशेंट जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, कि ये वाला देखो कि जो लाइट्स वगैरह है उसको देख के काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं ड्यू टू द कीटोकोनाजोल। फिर बात करें दूसरे साइड इफ़ेक्ट की तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है एज अ वास्कुलर डिसऑर्डर्स, एपिस्टेक्सिस मतलब कि हेमरेज कंडीशन की जो आपकी नज़ल कैविटी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपर, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना, कि जैसे नज़ल का जो एरिया है, नज़ल कैविटीज वगैरह है, थोरासिक कैविटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर जो थोरासिक कैविटी हम कहते हैं नज़ल कैविटी, तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स ब्रेक होना और उसके कारण जो हेमरेजिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है कीटोकोनाजोल के कारण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की जीआई ट्रैक रिलेटेड तो नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन इन अपर पोर्शन, ड्राई माउथ हो सकता है,
डिस्गोसिया हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, फ्लैटुलेंस, टंग डिस्कलरेशन। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं, एज वेल एज हिपेटो और बायोलेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि हिपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस, हिपेटिक फंक्शन एबनॉर्मल। तो नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कीटोकोनाजोल का एक्सेसिव यूज़ होता है। प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो उसके जो बहुत सारे जो हमने अभी साइड इफ़ेक्ट्स देखे, उसके कारण उसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस की लिस्ट के अंदर रखा गया कि प्रेगनेंसी के अंदर समझे कि यूज़ ना करें तो वो सबसे बेटर रहेगा। बिकॉज जो प्रीवियस 2 स्लाइड में हमने जो साइड इफ़ेक्ट्स देखी, वो सभी साइड इफ़ेक्ट्स समझे कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, अगर आप लेते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो यूजुअली उसको अवॉइड किया जाता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिस्ट में। फिर एनिमल स्टडीज़ के अंदर भी देखा गया है कि कीटोकोनाजोल के कारण टेराटोजेनिसिटी एंड एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी देखने को मिली है एनिमल्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा पॉइंट है कि जिसके कारण आप जो है वो कीटोकोनाजोल को ह्यूमंस के अंदर भी अवॉइड कर सकते हैं। सो देयर आर नो कंट्रोल डेटा इन ह्यूमन प्रेगनेंसी, लिमिटेड डेटा इंडिकेट नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस टॉपिकल ड्रग ऑन प्रेगनेंसी और फीटल नियोनिटल हेल्थ। मतलब कि जो फीटस होता है उसके ऊपर तो ये अफेक्ट नहीं करता, बट उसके जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो हमने प्रीवियस 2 स्लाइड में देखे, जो नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स जो दूसरे होते हैं, उसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान उसको हम अवॉइड करवाते हैं। और साथों साथ एनिमल स्टडी में भी देखा गया कि टेराटोजेनिसिटी देखने को मिलती है, एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी। तो मेन कॉन्सेप्ट ये कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले से ही हम उसको अवॉइड कर दे तो आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको अवॉइड करें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो डिक्रीज द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये मेडिकेशन क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड्स को और जो है अफेक्ट करती है, और ऑलरेडी जिनकी एड्रिनल ग्लैंड डैमेज है तो वो लोग उसको यूज़ ना करें। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब कि डू नॉट यूज़ मत करें। कब मत करें, तो पहला कंडीशन जो अभी हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड आपकी समझो कि एबनॉर्मल है ऑलरेडी, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसको यूज़ ना करें आप। दूसरा कि टॉर्सेट द पॉइंट अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम, कि ये वाला जो आप नीचे वाला जो ECG देख रहे हैं, दिस वन, तो ये वाले ECG में आप देखो इरेगुलर आपको देखने को मिलेगी पैटर्न कि ये नॉर्मल ECG है, ये वाला नॉर्मल ECG। कि जब कोई पर्सन हेल्दी होता है तो नॉर्मल ऐसा ECG डेवलप होता है, बट एबनॉर्मल जब हार्ट रिदम होते हैं तो ये नीचे वाला कोई बार काफ़ी शॉर्ट, कोई बार लॉन्ग, फिर शॉर्ट, ऐसे इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स डेवलप होते हैं कि जिसको टॉर्सेट डी पॉइंट्स कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ये यूज़ ना करना चाहिए, बिकॉज ये मेडिकेशन आपके हार्ट बीट्स वगैरह और ज़्यादा इरेगुलर करवा सकती है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल ऑन EKG, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसमें आप देखो ये वाला इंटरवल होता है QT, ये Q से लेकर ये T वाला जो पूरा एक इंटरवल बनता है उसको प्रोलॉन्ग करवा सकता है। कि ये देखो यहाँ पे कि ये वाले ECG के अंदर आप देख सकते हैं कि जो QT का जो इंटरवल है, कि यहाँ पे ये पॉइंट में लिखता हूँ P, ये वाला हो गया Q, ये R, S और ये वाला T। तो Q से T का जो इंटरवल है वो एनहांस करवा सकता है, तो जिसके कारण जो है आपको ये अवॉइड करनी चाहिए कि जिसको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड जो पेशेंट्स है वो यूज़ ना करें। एबनॉर्मल EKG विथ QT चेंजेस फ्रॉम बर्थ, कि QT के जो चेंजेस होते हैं एबनॉर्मल ECG वाले जो पेशेंट है या फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पेशेंट है। फिर स्टमक एसिड आपके अंदर कम है, बिकॉज हमने देखा कि ये मेडिकेशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो एसिडिक pH में अच्छी होती है। तो आपका स्टमक एसिड कम है तो ये लेने से क्या होगा कि आपकी मेडिसिन अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी, बिकॉज कीटोकोनाजोल का हमने देखा कि एसिडिक pH के ऊपर, एसिडिक pH में जो है उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे अफेक्ट करता है कि एसिडिक pH पे सॉल्युबल होती है ये मेडिकेशन। ऑलरेडी स्टमक एसिड कम है तो वहाँ पे एसिड कम होने के कारण आपका ये मेडिकेशन अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, और सॉल्युबल नहीं होगा ताकि उसका अच्छे से अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। डैमेज टू लीवर एंड कोज द इन्फ्लामेशन। तो
ये मेडिकेशन जिनके लीवर ख़राब है ऑलरेडी उनको यूज़ ना करने चाहिए, लीवर इन्फ्लामेशन है, बिकॉज हमने उसके साइड इफ़ेक्ट देखे थे, हिपेटिक फेलियर करा सकता है, हिपेटाइटिस करवा सकता है, और ऑलरेडी लीवर प्रॉब्लम है तो कीटोकोनाजोल प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है उनको भी ये मेडिकेशंस नहीं देने चाहिए। तो ये है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये लेक्चर को पूरा अटेंड करके यहाँ तक आपने ये समझा होगा कि उसके बेनिफिट्स तो है कि अलग अलग स्किन इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, बट सामने उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा है कि बेनिफिट समझो कि हम 20% चलो कंसिडर करते हैं, तो 20% बेनिफिट्स के लिए आपको 80% जितने साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सामने आपके डेवलप होते हैं। तो ज़रूरी है कि ये मेडिकेशन के कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम सोचें कि जिससे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और सेम इफ़ेक्ट मिले। तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा फार्मारॉक्स का फ्लूकोनाजोल के ऊपर, तो उसमें भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये एक सेफ अल्टरनेटिव है फॉर कीटोकोनाजोल के। कीटोकोनाजोल के सामने जो कोई सेफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन है तो दैट इज़ फ्लूकोनाजोल, और साथों साथ ये इट्राकोनाजोल। कि फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल के कंपेयर में सेफर है, बिकॉज फ्लूकोनाजोल इज एन अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव टू कीटोकोनाजोल एंड इज ए बेटर टॉलरेटेड एंड इज फाउंड टू बी लेस टॉक्सिक। कि आप फ्लूकोनाजोल वाला लेक्चर देखना फार्मारॉक्स का खास, कि उसमें आप देखोगे तो उसकी बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स है और टॉक्सिसिटी भी बहुत कम है कंपेयर टू द कीटोकोनाजोल की, जिसके कारण उसको एक सेफ अल्टरनेटिव माना जाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव। कि जब तक आप फ्लूकोनाजोल से ट्रीटमेंट हो जाती है तो कीटोकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक दैट इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल दोनों से हो रहा है तो आपको कीटोकोनाजोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्राकोनाजोल इज ऑल्सो ए अनदर ऑप्शन फॉर कीटोकोनाजोल। बोथ हैव ए लेस साइड इफेक्ट्स देन कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल के कंपेयर में इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल के साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। एज वेल एज जो हम क्लोट्राइमाजोल देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इन सेफ अल्टरनेटिव टू द कीटोकोनाजोल। तब एक पॉइंट खास डिस्कस कर लेते कि ये जो मेडिकेशंस आपने देखे इन सभी के डायग्राम्स, तो आपने एक नोटिस किया होगा कि ये रेड लाइन, कि ये वाली जो साइड में रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पे भी ये रेड लाइन है, इसके ऊपर भी ये रेड लाइन है। तो ये लाल लकीर को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिन दवाइयों पर की पत्ती पर लाल लकीर होती है उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये एंटी फंगल है और साथ ही साथ ऐसे एंटीबायोटिक्स मेडिकेशंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, कि जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उसी तरह से वायरस होते हैं, फंगाइस वगैरह है, पैरासाइट्स है, वो सभी क्या है एक टाइप के माइक्रोबियल से, कि पैरासाइट से अमीबा वगैरह है, और ये सभी माइक्रोब्स को किल करने वाले जो मेडिकेशंस जो हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशंस, तो एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल सभी को डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही उसको यूज़ करें, बिकॉज ये जो लाल लकीर है उसका मतलब है कि डेंजर, खतरा। कि अगर आपको पता नहीं है और आप गलती से ले लेते हैं तो बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये गलती कभी भी ना करें, प्रॉपर जो है आप प्रिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर ही उसको यूज़ करें। प्रॉपर जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपके फार्मासिस्ट है उनकी एक अच्छे से एडवाइस ले, उनके बाद ही उनको यूज़ करें। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल। फार्मारॉक्स के ऐसे ही लेक्चर्स और उसके पीपीटी पीडीएफ्स आप फार्मारॉक्स के ऐप पर एक्सेस करिए, कि एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज आईफोन ऐप स्टोर में भी आप एक्सेस कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप पर। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर से रहेगा। अगर आपके पास आईफोन है तो उसको ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।